बच्चों, आज आप लोग को चैप्टर नंबर 5 इंडिगो की क्लास देंगे। इंडिगो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है समझिए कि पूछेगा ही पूछेगा। इस बार कोरोना की वजह से अगर कोई सिलेबस शॉर्ट करने की बात आएगी तो उसकी सूचना दी जाएगी आप लोग को, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो इंडिगो से सवाल 10 मार्क्स का समझिए कि आ ही जाना है और समझिए कि कुछ छप गया है तो एग्जाम में आएगा 10 मार्क्स का। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर में से है, इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इंडिगो का मतलब होता है नील। नील की खेती हुआ करती थी अंग्रेजों के ज़माने में, अर्थात ये चैप्टर जो है उस समय की कहानी को बयां करता है जब अंग्रेजी शासन हुआ करती थी भारत देश में और अंग्रेज राज था। उस समय की घटना का वर्णन किया गया है। इसके जो लेखक हैं जिसका नाम है लुईस फिशर, ये 1896 में उनका जन्म हुआ, 1970 में इसका देहावसान हुआ। ये अमेरिका के फिलाडेल्फिया नामक जगह पे जन्मे और ब्रिटेन के फिलाडेल्फिया नामक जगह पे जन्मे और ब्रिटिश सेना में यह जो है सेना भी रहे, सैनिक भी रहे 1918 से लेकर 1920 तक। लेकिन फिर ये सेना छोड़ दी और जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार बन गए और द न्यूयॉर्क टाइम्स संडे रिव्यू नामक पत्रिका में लिखने का भी काम किए। उसी दौरान इनकी भेंट गांधी जी से हुई थी। तो गांधी जी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुए कि इन्होंने गांधी जी के जीवन पर एक किताब लिखा और उस किताब का नाम था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। यह किताब पूरे विश्व में इतना बिका कि एक बार सर्वे करवाया गया था पूरे विश्व में कि अन्य लेखकों के द्वारा भी लिखा हुआ गांधी जी के जीवन पर किताब जो है उसमें सबसे ज्यादा बिकने वाला कौन सा है, तो इन्हीं का किताब पाया गया। तो उसी किताब का एक छोटा सा हिस्सा काट करके इस चैप्टर को बनाया गया है। यह चैप्टर जो है गांधी जी के जीवन को भी बयां करता है, क्योंकि आज़ादी का जो कहानी है बिना गांधी जी के तो पूरा हो नहीं सकता है। तो चूंकि ये इतिहास की कहानी है, इसलिए इस चैप्टर में जो कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसमें हमको आपको समझाने के लिए इतिहास का भी उदाहरण देना पड़ेगा और यही वजह है कि इसको समझाने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, विलम्ब हो जाता है। तो आप सभी बच्चे इसको गौर से सुनिएगा, कॉपी किताब लेकर बैठिएगा। छोटा चैप्टर नहीं है, बड़ा चैप्टर है। बड़ा के साथ साथ इतिहास का जो उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा अलग से, जो इसमें नहीं है, चैप्टर में नहीं लिखा हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा सा ये विस्तृत हो जाता है। अब जैसे कि इस चैप्टर में कहानी शुरू होती है 1916-17 के दौर का, लेकिन अगर डायरेक्ट यहाँ से हम शुरू करते हैं तो शायद हो सकता है आप लोगों को कहानी ज्यादा समझ में ना आए, लेकिन अगर मैं और पीछे से ले चलूंगा तो आपको कहानी समझ में आ जाएगा। पीछे से मेरा मतलब है कि गांधी जी का जब वो 12वीं पास करके यानी कि वकालत की डिग्री लेकर के जब वो इंग्लैंड से भारत लौटे, तब से मैं कहानी स्टार्ट करूंगा। लेकिन कहानी स्टार्ट है यहाँ पर चैप्टर में 1916 से, जबकि गांधी जी लौटे थे आपका 1900 आपका
16 नहीं, मतलब 1800 कुछ में लौटे थे वो, है ना। तो ये जो है, तो जब लौटे तो भारत में अपना वकालत का काम शुरू किए। तो वकालत जो है उनका कुछ जम नहीं रहा था। इसलिए नहीं जम रहा था क्योंकि वकालत का काम होता है झूठ का सच करना, सच का झूठ करना, और गांधी जी चाहते थे हमेशा सच बोलना। तो जिसलिए उनका वकालत का काम नहीं जम रहा था। बहुत मुश्किल से एक केस मिला भी उनको। तो जिस दिन बहस हो रही थी उस दिन वह कुछ नहीं बोल पाए और केस हार गए। अब वो जब केस हार गए तो एक हारे हुए वकील का टैग उनके ऊपर लग गया कि ये वकील ठीक नहीं, हार जाता है केस। तो एक बड़े वकील के अंतर्गत वह काम करने लगे असिस्टेंट के रूप में। तो इसी दौरान उनको साउथ अफ्रीका जाना पड़ा क्योंकि एक व्यक्ति का केस जो है यहाँ ओपन हुआ था और वो साउथ अफ्रीका चला गया था। तो जिस दौरान वह साउथ अफ्रीका गए गांधी जी, साउथ अफ्रीका में नस्ल भेद चल रही थी। नस्ल भेद का मतलब गोरे और काले का भेद। आप लोग सभी बच्चे अगर न्यूज़पेपर और टेलीविजन के संपर्क में होंगे तो देखिए अमेरिका में भी अभी गोरे काले के भेद के प्रति बहुत जोर विरोध हो रहा है। उस जमाने में भी गोरे और काले का भेद साउथ अफ्रीका में था। गोरे लोग यानी कि अंग्रेज लोग जो है कि साउथ अफ्रीका में दबदबा बनाए हुए थे, और काले लोग साउथ अफ्रीकन और इंडियन जो वहाँ बसे हुए थे ये सब एक साइड थे, और शासन और राज जो है गोरे लोग का चलता था। तो वह साउथ अफ्रीका में ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और जिस डब्बे में वो बोगी में सीट पर बैठे थे उसके सामने वाला सीट जो था 2 अंग्रेजों का था। तो उन लोगों ने जो है कि गांधी जी को सीट छोड़ने को कहा, इसलिए कि वो काले थे। गांधी जी बोले कि मेरे पास है। वो लोग नहीं माने, तैश में आ गए, गुस्से में आ गए। बातचीत के दौरान भगझक हो गया और फिर गांधी जी को चलती ट्रेन से उठा के फेंक दिया। गनीमत ये था कि स्टेशन पड़ गया था और गांधी जी को हल्की चोटें आई, कुछ हुआ नहीं। तो ये सब सारी चीजें वहां पर उनके साथ हुई जो कि उनको अंदर से आंदोलित कर दिया। आप बचपन से गांधी जी का अगर जीवनी पढ़ेंगे किसी किताब में या यूट्यूब में भी मिल जाता है, तो आप पाएंगे कि गांधी जी बचपन से बड़ा दब्बू किस्म के थे। ज़्यादा किसी से बोलते नहीं थे, हर डिवीजन पास होते थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि गांधी जी को लोग सुनने के लिए दूर दूर से लोग घर काम छोड़ करके आते थे। तो उनके साथ कुछ घटनाएं ऐसी घटती चली गई जो गांधी जी को गांधी जी बना दिया। तो सबसे पहली घटना तो ये घटी कि उनको साउथ अफ्रीका में चलती ट्रेन में उठा के फेंक दिया गया। ये गांधी जी के साथ जो घटना हुई, तो गांधी जी गुस्साते थे, उस गुस्सा को अलग तरीके से निकालते थे। उन्होंने क्या किया कि पूरे साउथ अफ्रीकन और इंडियन जो वहाँ बसे थे वो सबको इकट्ठा किए और इस नस्ल भेद के खिलाफ आंदोलन किए। और उनका मानना था कि अगर हम हिंसात्मक लड़ाई लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे, क्योंकि अंग्रेज लोग हम लोग से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसीलिए वो तरीका ढूंढे अहिंसात्मक लड़ाई लड़ने की। रूस के एक बहुत बड़े लेखक थे लियो टॉल्स्टॉय, उन्होंने एक किताब लिखा था वॉर एंड पीस। उस दौरान उन्होंने वॉर एंड पीस नाम की किताब पढ़े थे। उसी में अहिंसात्मक लड़ाई लड़ने का एक फॉर्मूला दिया हुआ था। उसी के आधार पर उन्होंने इस आंदोलन को भी अहिंसात्मक करने का सोचा और इस आंदोलन का उन्होंने नाम दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो विश्व में पहली बार साउथ अफ्रीका के धरती पर उन्होंने यह आंदोलन को छेड़ा
और यह जो आंदोलन था वह गोरे काले के भेद को मिटाने के लिए था। यह आंदोलन पुरजोर हुई और जिसके वजह से वहां के सरकार को झुकना पड़ा, असमानता का अधिकार लागू करना पड़ा। और यह जो आंदोलन थी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय का मतलब होता है विनय के साथ, अवज्ञा का मतलब होता है कि सरकार जो नियम लागू करेगी उसको हम लोग पालन नहीं करेंगे, विनम्रता के साथ। इस प्रकार का आंदोलन। और इस आंदोलन की सफलता ने क्या किया कि गांधी जी को रातों रात अंतर्राष्ट्रीय नायक बनकर के उभार दिया। कल तक गांधी जी को कोई नहीं जानते थे, आज पूरा विश्व जान रहा था। अब पूरे भारतीयों का निगाह गांधी जी के ऊपर टिक गया था कि वही एक शख्स है जो कि हमारी आजादी दिलवा सकता है। हमारे देश की एक परंपरा रही है, एक समझिए कि गलती कहिए रही है कि हम अपने देश की प्रतिभाओं को नहीं पहचानते हैं, लेकिन वही प्रतिभा अगर विदेश में जाकर अपनी प्रतिभा चमकाती है तो हम लोग समझ लेते हैं कि हाँ वो बहुत अच्छा चीज़ था, लेकिन अगर वो अपने देश में है तो उसको समझते नहीं। तो वही सवाल था कि गांधी जी को जब वो वहाँ ऐसा के साथ किए और सफलता प्राप्त किए तो पूरे भारतीय लोग जो हैं उनकी ओर आशा भरी नजरों से देखने लगे कि आज़ादी अब उन्हीं के मार्फत से हम लोग को मिलेगी। जब इधर से गए थे साउथ अफ्रीका तो शर्ट पैंट पर थे, लेकिन जब उधर से आए तो धोती कुर्ता पर आए। और फिर जब आए तो पूरे भारतीय लोगों का एक दबाव था, प्रेशर था कि आप राजनीति में आइए, क्योंकि राजनीति में जब आइएगा तभी आप देश को आज़ाद दिला पाइएगा। तो वह जो है कि उस समय एक पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भी एक अंग्रेज ने ही किया था, जिसका नाम था A.O. ह्यूम। तो गांधी जी उस पार्टी को ज्वाइन कर लिए और गांधी जी के पार्टी ज्वाइन करने से पूर्व यह पार्टी में क्या था तो समझ लीजिएगा। यह पार्टी चूंकि अंग्रेज के द्वारा स्थापित हुई थी और बहुत विद्वानों का अलग अलग मान्यता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये इसलिए पार्टी गठित की गई थी ताकि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वैसा विद्रोह का पुनरावृत्ति फिर दोबारा ना हो, इसलिए अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को समझाने बुझाने के लिए पार्टी स्थापित की गई थी। यानी कि एक अंग्रेज शासन को एक दूसरे दिशा में ले जाने के लिए पार्टी स्थापना किया था। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना यह है कि A.O. ह्यूम साहब जो थे वो भारतीयों से सहानुभूति रखते थे और वो जानते थे कि अंग्रेज से लड़ने के लिए भारतीयों को एकजुट होना होगा, इसलिए उन्होंने इस पार्टी का गठन किया। तो उस पार्टी के गठन होने के बाद उस समय जो पार्टी को ज्वाइन किए थे, जैसे कि आपके लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये सब सारे लोग जो थे वो बूढ़े थे, बुजुर्ग थे और पढ़े लिखे इंसान थे और संपन्न सुखी संपन्न घरों से थे। यानी कि लगभग मोतीलाल नेहरू जैसे लोग भी लगभग सभी ऐसे ही थे। तो इन लोगों का जो आज़ादी का प्रक्रिया जो चल रही थी बड़ा सुस्त तरीके से चल रहा था, कोई उसमें गति नहीं थी। लेकिन गांधी जी के आ जाने के बाद ये आज़ादी की जो लड़ाई थी वो में गति आ गया। तो कैसे गति आया? जब गांधी जी पार्टी को ज्वाइन किए तो उनके जो गुरु थे, राजनीतिक गुरु सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, तो उन्होंने जो है इनको कहा कि आप जो है पहले पूरे भारत का भ्रमण कीजिए और भारत भ्रमण करने के बाद आप सक्रिय रूप से राजनीति में आइए, क्योंकि साउथ अफ्रीका की राजनीति और भारत की राजनीति में अंतर है।